मुझे बचा लो। आशिफ मुंबई के पास ही एक कमरे के मकान में रहने वाला एक साधारण से निम्न वर्गीय परिवार से था। उसके घर का गुजारा एक दुकान से चल जाया करता था। दुकान बहुत पुरानी थी और वो भी उसने अपनी मेहनत से बनाई। उसका काम कपड़ों पर रंग करना था। हाँ, आशिफ रंगरेज था। ये काम उसने अपने पिता से सिखलाया था। वही हुनर आज उसका पेट भर रहा था और उसी से उसके परिवार का भरण पोषण हो जाता था। आशिफ की पत्नी रुबीना काफी मेहनत करती थी। आशिफ के साथ हाथ बटाती दुकान के काम में और फिर घर के कामों में व्यस्त हो जाती। रुबीना की 2 लड़कियां थी, एक 4 साल और एक 2 साल की। उसे पुत्र नहीं हुआ तो तसल्ली कर ली। आशिफ सुबह जल्दी उठ जाता था। लगभग 4 बजे उठकर वो टहलने निकल जाया करता। घर से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी थी, वो वीरान भी रहती तो काफी लोग सुबह सैर करते दिखते थे और 5 बजे तक टहलकर अपने नित्य कामों में लग जाता। फिर रंग बनाना और दुकान के काम। 8 बजे वो अपनी दुकान खोल दिया करता था। आज भी हर रोज की तरह आशिफ घूमने निकल गया, पर आज इतना वीराना क्यों है? आज तो कोई भी नहीं दिख रहा। आशिफ ने बड़े आश्चर्य में हाथ में बंधी घड़ी को देखा। वो आज तो बहुत जल्दी आ गया, अभी तो 3 बजे का समय हो रहा था। आज पहली बार गलती हुई, पर कोई बात नहीं। और आशिफ ने जेब में पड़ी हुई बीड़ी माचिस निकालकर एक बीड़ी जलाई और बीड़ी का आनंद लेने लगा। वही एक टीले पर बैठ हुआ कुछ सोच रहा था कि अचानक ही उसने देखा एक कार उसके बगल से निकल गई। कार बहुत महंगी लग रही थी और कार का शीशा खुला। एक बैग उसमें से पहाड़ी के नीचे फेंका गया और कार आगे बढ़ गई। कार के अंदर बैठे हुए किसी की नजर आशिफ पर नहीं थी, पर आशिफ ने उस कार का नंबर जरूर देख लिया था। आशिफ किसी भी घटना से बेखबर अपनी बीड़ी का आनंद ले रहा था और उठकर चलने ही वाला था कि उसके कानों में एक रुदन सुनाई आया। ये कौन रो रहा है? बाप रे, ये तो किसी बच्चे की आवाज है। थोड़ी देर में ही आशिफ समझ गया कि जरूर कार वाले की ही ये हरकत है। आशिफ ने गहराई में झांक कर देखा तो कुछ भी दिखाई उसे नहीं दे पाया, पर उसने पहाड़ी के दूसरी तरफ उतरने का निश्चय किया और आवाज के सहारे सहारे पेड़ों को पकड़ पकड़ कर आखिर आशिफ उस बेग तक पहुंच गया। उस बेग से ही आवाज आ रही थी, जैसे कह रही हो, मुझे बचा लो। उसने माचिस जलाई और देखा बेग में से ही बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। ये नवजात बच्ची थी जिसे उस कार वाले ने फेंका था। किसके भरोसे फेंका तूने इसे? कमबख्त, जब इन्हें पालना नहीं होता तो क्यों पैदा करते हो? क्या बिगाड़ा है इस नन्ही सी जान ने तुम्हारा? आशिफ रो रोकर उसे देख रहा था और पता नहीं कितनी ही गालियां आशिफ ने उस कार वाले को दे डाली और साथ में कई बददुआएं जो आज तक आशिफ ने किसी को नहीं दी थी। जिसने उसके साथ बुरा किया उसे भी उसने कभी गाली नहीं दी थी, पर आज जाने कहां से उसका दिल इतना कठोर हो गया। उस नन्ही सी जान को देखकर जो रोए जा रही थी और उसकी नन्ही नन्ही आंखें आशिफ को देखकर जैसे कह रही थी, मुझे ले चलो यहाँ से, बहुत डर लग रहा है मुझे। आशिफ ने उस बच्ची को अपने सीने से ऐसे लगा लिया जैसे कोई अपने बच्चे को लगा लेता है। या खुदा, ईश्वर के ऊपर चढ़ा हुआ फूल जिसे हम अपने मस्तक पर लगा लेते हैं। इंसान भूल जाता है यही भगवान के असली फूल है, यही तो फूल है उसके दिए हुए, जिनकी देखभाल हमें करनी है। वो बच्चियां जो कभी बहन, कभी माँ और कभी बेटी बनकर हमें प्यार का एहसास कराने आती है। आखिर क्या कसूर है उन बेटियों का जिन्हें पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है या पैदा होने के बाद कहीं नाले या जंगल में फेंक दिया जाता है? उसे देखकर कई प्रश्न मन में सोच रहा था। अगर मैं नहीं होता तो क्या ये मर जाती? क्या होता इसका? अब मैं इसे कहाँ ले जाऊं? क्या करूं? आखिर उसका दिल उस नन्ही सी जान को देखकर द्रवित हो उठा और मन में फैसला किया, इसे सबसे पहले घर ले जाता हूँ। करीब 4:40 बजे आशिफ उसे रोता हुआ घर ले आया। घर लाते ही रुबीना की आंख खुल गई। ये आवाज कहाँ से आ रही है?
और उसने जल्दी से अपनी दोनों बेटियों को हाथ से पकड़कर महसूस किया दोनों उसके पास लेटी है। फिर ये कौन रो रहा है? रुबीना जल्दी से उठी और आशिफ को देखती हुई बोली, ये कौन है? आशिफ ने बताया कि जब मैं घूमने गया तो ये मुझे पीछे मिली पहाड़ी के, पर कार वाली बात नहीं बताई। रुबीना, कहाँ से ले आए इसे? क्या करोगे इसका? तुम्हारे पास तो अल्लाह ने पहले से दो दो दे रखी है। अगर लड़का होता तो पाल भी लेते। इसे मैं नहीं पाल पाऊंगी। कुछ भी करो पर मेरे घर से दूर ले जाना इसे। आशिफ, पहले इसे दूध तो पिला, मर जाएगी बेचारी। कुछ भी करूंगा, तू इसे पहले दूध तो पिला दे। आखिर रुबीना ने जब उसकी शक्ल देखी तो उसे भी दया आ गई और उसने अपने सीने से लगाकर उसे स्तनपान कराया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। इसका क्या होगा? क्या पुलिस को बताया जाए कि ये मुझे कहाँ से मिली? आशिफ ने रुबीना से सलाह ली। ना जी ना, पुलिस आपको ही घसीट लेगी। क्या हुआ था? मुझे डर लगता है। आप इसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आना। क्या कह रही हो? अनाथ आश्रम वाले क्या सही रखते हैं? मुझे उन पर भरोसा नहीं। मैं इसे अनाथालय नहीं भेज सकता। तो क्या करोगे? तुम्हारे पास दो है। रुबीना, सुबह हो चुकी थी और आशिफ की दोनों लड़कियां जाग चुकी थी। दोनों ने उसे देखा। अम्मी, ये तो बहुत सुंदर है, मुझे दो ना। रुबीना की बड़ी बेटी बोली। छोटी बेटी दूध के लिए रो रही थी। उसे बोतल में दूध दिया तो उसने बोतल फेंक दी। आज छोटी को आज भी माँ का दूध ही चाहिए था। जैसे तैसे शांत किया और आशिफ सुबह दुकान पर निकल गया। रुबीना ने उसे गुस्से में कह दिया था, आज इसका कुछ इंतजाम कर देना। आशिफ का दुकान पर मन नहीं लगता देखकर। पास ही की दुकान के मालिक प्रीतम सिंह, जिनका बिल्डिंग का काम था, वो भी अपनी छोटी सी दुकान से अपने घर का काम चला लिया करते थे। आशिफ को देखकर बोले, क्या आशिफ, आज कुछ बेचैन सा दिख रहा है? क्या बात हुई? कहीं घर से लड़कर तो नहीं आ गया? नहीं प्रीतम भाई, ऐसी कोई बात नहीं। पर आशिफ ने अपना हमदर्द समझने वाले प्रीतम सिंह को सारी बात बताई कि किस तरह वो पहाड़ी पर बैठे थे तो एक कार से उन्होंने बच्ची को उसे फेंकते देखा, जिसे वो घर ले आया। पर घर में दो बेटियां पहले से है, शायद इसलिए वो भी ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहा रुबीना से, और अनाथालय वो उसे भेजना नहीं चाहता। प्रीतम सिंह काफी समझदार व्यक्ति थे। उनकी उम्र तो 45 के करीब थी और सिंधी समाज से थे। पर भगवान ने उन्हें एक ही संतान दी थी, वो भी लड़का। एक ही लड़का था उनके। काफी कोशिश की, डॉक्टर से भी परामर्श लिया, पर दूसरी औलाद से महरूम ही रहे। प्रीतम जी, यार भाई कोई बात नहीं, मैं ले जाता हूँ उसे। मैं अपने घर रख लूंगा और उस कार का पता लगाएंगे। मैं देखूंगा साले को, हम दोनों उसका पता लगा कर रहेंगे। साले को जेल की चक्की पिसवाऊंगा। दूसरे दिन प्रीतम सिंह उसे अपने घर ले गए। देखो कौन आया है हमारे घर। प्रीतम सिंह ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और उसकी पत्नी हरप्रीत निकल कर आई। ये कौन है? प्रीतम सिंह ने अपनी पत्नी को भी सब बता दिया और उसने भी घर आई बेटी को बहुत प्यार किया। प्रीतम सिंह और हरप्रीत ने उसका नाम अंजलि रख दिया। दोनों उसे देख देख कर ही जीने लगे। उनका घर अंजलि के बिना मानो सुना ही दिखता था। किसी चंचल तितली की तरह उड़ती फिरती थी अंजलि। हरप्रीत उसे बहुत प्यार देती और जब कभी उससे मिलने आशिफ भी आ जाता, प्रीतम सिंह का लड़का भी उसे बहन की तरह प्यार देता। दोनों भाई बहन में प्रेम भी बहुत था। दोनों कभी कभी बातों बातों में लड़ भी जाया करते और अंजलि अपने भाई परमजीत से नाराज हो जाया करती थी और फिर बेचारा परमजीत उसे मनाने के लिए गाना गाया करता, छोटी सी नन्ही सी प्यारी से आई एक कली। फिर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते। धीरे धीरे अंजलि बड़ी होने लगी थी। वो पूनम के चंद्रमा की तरह ही बढ़ने लगी। आशिफ और प्रीतम सिंह जी एक दिन आपस में बैठे बात कर रहे थे। आशिफ भाई जी, हमारी अंजू, आशिफ प्यार से उसे अंजू कह देता था, बड़ी हो रही है। कितनी छोटी सी थी जब मुझे मिली थी।
और यही बात मुंह से निकाल पाई थी आशिफ ने कि प्रीतम सिंह जी ने आशिफ के मुंह पर हाथ रख दिया। अब ये बात कभी मत बोलना आशिफ यार, अब मैं उसे देखे बिना नहीं जी पाऊंगा। आज कसम खा लेते हैं कि ये बात किसी को भी पता नहीं लगेगी और न कभी इसकी चर्चा होगी। और दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। आशिफ ने भी प्रीतम जी की दोस्ती का रिश्ता बनाए रखा और इस बात को भुला ही दिया कि अंजलि का भूत क्या था। वो बस उसके भविष्य को देखने लगा था। प्रीतम सिंह जी एक दिन अंजलि के पास ही बैठे हुए थे और अंजलि कुछ गुनगुना रही थी, तो उसकी आवाज सुनकर प्रीतम सिंह बहुत खुश हुए और उसे और रियाज करने के लिए प्रशिक्षित गुरु के यहाँ भेजने का इरादा करने लगे। बहुत खोजने पर पता लगा कि एक जानी मानी गायिका मुंबई से 2 दिन यहाँ एक ऑडिटोरियम में सिखाने आती है। फिर क्या था, हरप्रीत और प्रीतम सिंह ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे उनसे संगीत की शिक्षा देने में। प्रीतम जी उनसे मिलने जा पहुंचे अंजलि के रियाज के लिए। कुछ देर बातें हुई तो पता चला कि वे मुंबई में कई फिल्मों में गाने गा चुकी थी। मोनिका नाम था उनका। तो प्रीतम सिंह ने उन्हें अपनी बेटी के लिए उचित गुरु समझकर अंजलि की क्लास चालू कर दी। अंजलि ने कम समय में ही मोनिका जी का दिल जीत लिया था। उसकी मीठी आवाज ने क्लास के सभी बच्चों को प्रभावित किया। अलग ही मिठास थी उसकी आवाज में और दर्द भी इतना कि जो सुने सुनता ही जाए। अंजलि आज 12 वर्ष की हो गई थी और क्लास के सभी बच्चों को पता चल गया था कि आज उसका जन्मदिन था। एक छोटा से प्रोग्राम का आयोजन प्रीतम सिंह जी ने बच्चों के लिए रखा। उसकी क्लास में सभी मस्ती के मूड में थे। प्रीतम सिंह और हरप्रीत फंक्शन की तैयारी में एक दिन पहले ही ऑडिटोरियम सजा दिया था। दोनों ने एक केक बनवाया और आशिफ का भी पूरा परिवार उस फंक्शन में शामिल हुआ। सब बेहद खुश थे और 5 बजे फंक्शन चालू हुआ। मोनिका जी ने एक बेहद सुंदर गाना गाया, जिसे सुनकर सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से उस गाने का और मोनिका जी का उत्साहवर्धन किया। उसके बाद सभी उस पल का बेसब्री से इंतजार करने लगे जब अंजलि एक गाना सुनाने वाली थी। अंजलि ने जैसे ही शुरू किया गाना, सारा हॉल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया और सभी मंत्रमुग्ध होकर अंजलि के गाना सुनने लगे। क्या कशिश थी उसकी आवाज में, क्या मिठास, क्या गहराई, लाजवाब थी उसकी आवाज। सभी उसके गाने को सुनते रहे और गाना खत्म होने के बाद पूरा हॉल तालियों की आवाज से भर गया और सारे बच्चे एक ही बात जोर शोर से बोल रहे थे, वंस मोर, वंस मोर। फिर क्या था, प्रीतम सिंह और हरप्रीत भी खड़ी हो गई और फिर एक बार अंजलि ने वो गाना गुनगुनाया। फिर मोनिका जी ने एक गाना गाया, हम भी अगर बच्चे होते नाम हमारा होता अबलू डब्लू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। और फिर सभी अंजलि को हैप्पी बर्थडे बोलकर विश करने लगे। आशिफ काफी खुश था कि जिस लड़की को उसने जीवन दिया आज वो कितनी बड़ी हो गई थी। उसका कद बहुत ऊंचा हो गया था और फिर आशिफ आंखों में खुशी के आंसू लिए बाहर निकल आया। हॉल के बाहर निकलकर उसने एक बीड़ी जलाई और उसे पीने के लिए अपने स्कूटर पर बैठ गया। स्कूटर पर बैठे बैठे उसकी नजर एक कार पर चली गई और उस कार को देखकर वो पुराने समय में चला गया। ये कार तो उसने कहीं देखी है, शायद कहीं कभी उस कार से कोई किस्सा जुड़ा हुआ था और आशिफ याद करने की कोशिश करने लगा। आशिफ ने बहुत कोशिश की और बीड़ी पर बीड़ी पिता गया। आखिर याद ही कर लिया उसने, ये गाड़ी जो मोनिका जी की थी। यही उस रात एक नन्ही सी बेकसूर बच्ची को, जो आज अंजलि के रूप में जानी जाती है, उसे एक बैग में रखकर फेंक दिया गया था। आखिर ऐसा क्यों किया? आशिफ के दिल दिमाग में वो पूरी घटना फिर से याद आ गई। वो मंजर की किस तरह से उसने अंजलि को बचाया और उसका खून खोल गया। और हॉल में गुस्से से भरा हुआ आशिफ दाखिल हुआ। उसने देखा प्रीतम सिंह और हरप्रीत बेहद खुश थे और जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। सभी अंजलि के जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे। प्रीतम जी ने आशिफ को आवाज लगाई, ओ ए आशिफ आजा केक खा ले।
और आशिफ उन्हें खुश देखकर कुछ न बोल सका। उसने महसूस किया अभी ये वक्त कुछ भी कहने का नहीं है। देर रात पार्टी चलने के बाद मोनिका जी भी मुंबई रवाना हो गई और आशिफ भी अपने परिवार के साथ अपने घर आ गया। उसकी आंखों से नींद गायब थी और सारी रात उसने खुली आंखों से गुजार दी। सुबह दोनों अपनी अपनी दुकान पर मिले। प्रीतम जी, यार आशिफ कल तो मजा आ गया, क्या पार्टी मनी। अंजलि बिटिया भी क्या खूब गाती है, बड़ी प्यारी आवाज है उसकी। हाँ भाई साहब, बहुत अच्छा गाती है अंजू बिटिया, कुछ सहमी सी आवाज में आशिफ बोला। आज तू कुछ दुखी सा क्यों दिख रहा है, क्या हुआ। कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही आशिफ। यार मैं तुझे इतने सालों से देख रहा हूँ, बता क्या बात है तुझे, मेरी कसम। भाई जी, जो गाड़ी अंजलि को फेंक कर गई थी उस रात, वो मोनिका जी की ही गाड़ी है। और फिर क्या था। प्रीतम सिंह जी की जैसे सांस ही थम गई। उनके सारे अंग काम करने के लिए जैसे रुक गए। अपने सीने पर हाथ रखा और जल्दी से आशिफ ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा। वो बैठे हुए थे और बैठे ही रह गए। ठंडा पानी पिया और कुछ देर बाद आशिफ से बोले, यार जाने दे, छोड़ दें, सब भूला देते, पर पता तो लगाना ही पड़ेगा आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया। फिर क्या था, दोनों ही शाम को तैयार थे। इस बात का पता लगाने पर दोनों ने ये भी फैसला किया कि हम ये नहीं बताएंगे कि अंजलि ही वो लड़की है, हम बस ये पता लगाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। शाम को दोनों ही एक बार में बैठे हुए शराब पी चुके थे और दोनों ही नशे में थे। सारे बच्चे गाना सीख कर जा चुके थे। हॉल खाली हो चुका था और अंजलि भी जा चुकी थी। वो दोनों इसी पल का इंतजार कर रहे थे। तभी मोनिका जी हॉल में से निकली और गाड़ी पर पहुंचने से पहले ही प्रीतम जी ने मोनिका जी से लड़खड़ाती आवाज में कहा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। मोनिका जी, कहिए न, अंजलि के बारे में बात करनी है क्या। प्रीतम जी, जी नहीं, कुछ और पूछना है। तभी आशिफ नशे में बोल पड़ा, आप ही ने एक नन्ही बच्ची को फेंक दिया था, क्या कसूर था उसका, उसने आपका क्या बिगाड़ा था, उस नन्ही सी जान ने आखिर क्या बिगाड़ा था आपका। मोनिका जी, ये आप क्या कह रहे हैं, शायद आप लोग होश में नहीं है, कल बात कर लेंगे, आप घर जाइए। प्रीतम सिंह, हम आपसे जानना चाहते हैं, आज से कुछ साल पहले आपने एक बच्ची को बैग में रखकर इसी कार से एक पहाड़ी के पीछे क्यों फेंका, आखिर आपने ऐसा क्यों किया। आशिफ और प्रीतम सिंह जी ने मोनिका जी पर बहुत क्रोध प्रकट किया। वो दोनों क्रोध से भरी हुई आंखें मोनिका जी को दिखा रहे थे। मोनिका, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस कार से, ये कार तो मुझे 2 साल पहले ही मिली है और मैं भला किसी को ऐसे क्यों फेंक दूंगी, वो भी नन्ही सी जान को। हम कल बात करेंगे, आप आज होश में नहीं है। नहीं, हम पूरे होश में है। आप बताइए, ये कार आपने किससे खरीदी है। प्रीतम सिंह जी गुस्से में बोले, ये कार मैंने किसी से खरीदी नहीं, ये कार मुझे डायरेक्टर सर ने दी है। कौन से डायरेक्टर ने। देखिए, आप लोग अभी होश में नहीं है, पर मैं आप दोनों से वादा करती हूँ, ये हरकत जिस किसी की भी है, मैं आप लोगों के साथ हूँ और उसे हम लोग सजा दिलवा कर रहेंगे। मैं आप लोगों से कल बात करूंगी। कुछ दिन हो गए और मोनिका जी बच्चों की क्लास के लिए नहीं आई तो प्रीतम सिंह जी ने हरप्रीत से फोन लगवाया। फोन पर उससे बात हुई तो मोनिका जी ने व्यस्त होने का कारण बताया। जब प्रीतम सिंह जी ने हरप्रीत जी से पूछा कि मोनिका जी से क्या बात हुई, तो हरप्रीत ने बताया वो काफी व्यस्त है, पर वो इतनी उदास क्यों थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। प्रीतम सिंह जी समझ चुके थे कि दाल में जरूर कुछ काला है और उन्होंने ये बात आशिफ को भी बताई और फिर दोनों ने मामले की पूरी जानकारी करने का फैसला लिया। दोनों ने मुंबई जाने का निर्णय लिया। दोनों अगले ही दिन मुंबई जाने के लिए तैयार हो चुके थे। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि वे मुंबई क्यों जा रहे हैं। पूरी कहानी सिर्फ आशिफ और प्रीतम सिंह जी ही जानते थे।
ट्रेन आने ही वाली थी कि प्रीतम सिंह के फोन की घंटी बजी। हेलो पापा जी, मैं अंजलि बोल रही हूँ। माँ सीढ़ियों से गिर गई, आप जल्दी घर आ जाओ। और दोनों ही घर वापस आ गए। हरप्रीत को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका था और उनके सर में चोट आई थी। वे खतरे से बाहर थी। करीब 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद आज हरप्रीत जी की छुट्टी होने वाली थी। सब खुश थे और फिर 10 दिनों में वो मोनिका जी की बात को भूल जाना चाहते थे। आखिर उन्होंने आशिफ से आज कह ही दिया, छोड़ो यार, हमें क्या लेना, उसका पाप वो जाने, आगे देख लेंगे, या मोनिका जी से फिर कभी मिल ही लेंगे। कुछ समय निकला और फिर साल भी निकल गए। अंजलि 14 साल की कब हुई, यार समय कब निकल गया, सभी समय के साथ सब भूल ही गए, अपने कामों में व्यस्त हो गए। पर जब अंजलि को एक गाने के प्रोग्राम में शामिल होने का भूत सवार हो गया, फिर प्रीतम सिंह जी ने उसकी पूरी मदद की और उसे गाने के लिए मुंबई ले गए। दोनों साथ में थे और अंजलि ने ऑडिशन दिया। अंजलि ऑडिशन में सेलेक्ट हो चुकी थी। सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका गाया गाना पसंद किया और उसके जज ने जब अंजलि से सवाल किया कि आपने गाना गाना किससे सीखा, अंजलि ने बताया उनकी गुरु मोनिका जी है जिन्होंने उन्हें इस काबिल बनाया। वो बहुत काबिल और बहुत ही अच्छी महिला थी और जज भी काफी उदास हो गए। उसी हॉल में बैठे हुए प्रीतम सिंह जी ये बात सुन रहे थे। उनसे रहा नहीं गया, वे खड़े हो गए और उन्होंने सभी से हाथ जोड़कर कहा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ जी। क्या आप लोग बता सकते हैं वे मुंबई में कहाँ रहती है? उनकी दिनों पहले ही कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब वे हमारे बीच नहीं है। ये सुनकर जैसे प्रीतम सिंह जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई और अंजलि भी काफी उदास हो गई थी। पर उसका सिलेक्शन हो चुका था और फिर दोनों अपने घर आ गए। प्रीतम सिंह जी के गले से नीचे खाना नहीं जा रहा था। क्या ये कोई चाल है या महज एक इत्तेफाक? अंजलि भी काफी दुखी थी अपनी मोनिका जी के लिए। अगले दिन प्रीतम सिंह जी ने सारी बात आशिफ को बताई। दोनों दुकान पर बैठे और शराब पी रहे थे। जब कभी वे दोनों दुकान पर शाम को बैठ जाते, प्रीतम सिंह, यार आशिफ हो न हो, मुझे कोई लफड़ा जरूर लग रहा है। या तो मोनिका जी इस बात को जानती थी या उन्होंने हमें पूरी बात नहीं बताई। आशिफ, हाँ भाई जी, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, पर क्या पता ये महज एक दुर्घटना ही हो। पर हम कर भी क्या सकते हैं, ये साले बड़े बड़े लोगों का कुछ पता नहीं। प्रीतम सिंह, 10 दिन बाद अंजलि को मुंबई ले जाना है। उसके गाने का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। मुझे उसके लिए भी तैयारी करनी है। कुछ पैसे भी इकट्ठा करने ही पड़ेंगे। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, मैं भी आपको दे दूंगा। आशिफ, तू ही पागल हो गया है क्या? तेरी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी भी करनी है आगे तुझे। तू अपने पैसे संभाल के रख, मैं लेकर जाऊंगा। और फिर अपनी दुकान आशिफ के भरोसे छोड़कर प्रीतम सिंह जी मुंबई चले गए। अंजलि की लोकप्रियता बढ़ती गई और वो धीरे धीरे मशहूर हो गई। उसके गाने सभी को मंत्रमुग्ध करने लगे। उसकी आवाज में बहुत मिठास थी और फिर कड़ी मेहनत करती रही। 3 महीने बाद आज सभी आशिफ और उसका पूरा परिवार, प्रीतम सिंह और उनका परिवार मुंबई जाने की तैयारी कर रहे थे। आज अंजलि का ग्रैंड फाइनल था। उसे देखने सभी जाने वाले थे। सबको पूरा भरोसा था कि अंजलि ही ये खिताब जीतेगी। प्रोग्राम शाम को चालू हुआ और फिर सभी ने जोर जोर से तालियों से अंजलि का स्वागत किया। जब सभी ने अंजलि का स्वागत किया तो उसे बहुत अच्छा लगा। सभी को देख उसे काफी खुशी हुई। जब उसने गाना गाया तो बस वो छा गई। उसे विजेता घोषित किया गया। सभी ने बहुत खुशी व्यक्त की। सबके साथ अंजलि अपने घर आ गई और उसने जीते हुए 50 लाख रुपए अपने पापा प्रीतम सिंह को दिए। समय निकलता गया और 1 साल बाद अंजलि को एक बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर यश वर्धन जी का फोन आया। उन्होंने अंजलि को गाना गाने के लिए अपनी फिल्म में साइन किया। पापा जी के कहने पर वो मान गई।
मुंबई पहुंचने पर अंजलि को रहने के लिए एक आशियाने की तलाश थी। वो अकेली ही आई थी। प्रीतम सिंह ने उसे काफी साहस दिया कि 16 वर्ष की उम्र में भी काफी हिम्मत वाली लड़की है, उसे अब अकेले ही संघर्ष करना होगा। और फिर अंजलि ने अपने पापा के बताए हुए ठिकाने यानी गुरुदेव सिंह जी के यहाँ जाने का इरादा किया। चूंकि 2 दिन बाद उसे अपने काम कर पहुंचना था तो उसने उन्हीं के यहाँ रुकने का निर्णय लिया। अंजलि ने गुरुदेव सिंह का दरवाजा खटखटाया। गुरुदेव सिंह जी बहुत पहले से मुंबई में जमे हुए थे। उनका घर बहुत बड़ा था और वे अकेले ही अपनी पत्नी के साथ रहते थे। घर के पीछे एक आलीशान फ्लैट उन्होंने किराए के लिए रख छोड़ा था। कुछ देर बाद गार्ड ने आकर गेट खोला। अंजलि ने अपना नाम बताया तो गार्ड ने गुरुदेव सिंह जी को बताया कि कोई अंजलि मिलने आई है। तो गुरुदेव सिंह जी खुद अंजलि को मिलने आए और उसे घर के अंदर बड़े प्रेम से ले गए। उसे पूरा घर दिखाया। गुरुदेव सिंह जी, मुझे सब बताया प्रीतम ने। क्या तुम्हें पता है, मैं और तुम्हारे पापा दोनों एक साथ मुंबई आए और साथ साथ में काम किया। पर तेरे दादाजी की तबीयत सही नहीं रहती थी तो उन्हें जाना पड़ा। मैंने बहुत मेहनत कर ये संपत्ति बनाई है। तुम्हारे लिए मेरा आलीशान गेस्ट रूम तुम्हें रहने को दे देता हूँ। जब तक जी चाहे रहो। तुम भी मेरी बेटी की तरह ही हो। और गेस्ट रूम गार्ड से कहकर खोल दिया गया। अंजलि ने उसमें अपना सामान रखा और टेबल पर रखी हुई एक तस्वीर देखकर अंजलि आश्चर्य में पड़ गई। वो तस्वीर किसी और की नहीं, वो फोटो फ्रेम मोनिका जी की थी। और जब रहा नहीं गया तो अंजलि ने गुरुदेव सिंह से खाने पर पूछ ही लिया कि मोनिका जी की तस्वीर यहाँ कैसे रही है। गुरुदेव सिंह, देखो न, कुछ समय पहले की ही बात है। जब मोनिका जी यहाँ आई थी, उनकी कार एक रात खराब हो गई, तो उनके यहाँ गेस्ट रूम में रुकने की इजाजत मांगी थी। बड़ी प्यारी बच्ची थी, वही यहाँ रख गई। बोली यही रहने देना इसे। क्या पता था उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो दुनिया से ही चली गई। तब से हमने उसे हटाया नहीं। खाना खाकर जब अंजलि सोने गई तो उसे अपनी मोनिका मैडम की बहुत याद आई और उनकी तस्वीर सीने से लगा कर ही सो गई। सुबह उसका गाने का रिकॉर्डिंग का प्रोग्राम चालू हुआ और वो डायरेक्टर यश वर्धन जी से भी मिली। उसने 10 दिन बहुत अच्छी तरह मस्ती की और उसके दोनों गाने रिकॉर्ड हुए। डायरेक्टर से बहुत अच्छी पहचान उसकी हो गई और गुरुदेव सिंह भी उसके प्यार और व्यवहार से काफी खुश हुए। जब अंजलि जाने लगी तो मोनिका जी की फोटो फ्रेम देखकर उसे सीने से लगाकर रोने लगी। वो कह रही थी कि मैडम आप होती तो कितनी खुश होती। तभी उसके हाथ से वो फोटो फ्रेम गिरी और टूट गई। फ्रेम के टूटने पर एक लेटर उसके अंदर से निकला। ये लेटर देखकर अंजलि उसे पढ़ने लगी। मेरी प्यारी अंजलि, मुझे ऐसा विश्वास है कि ये लेटर तुम्हें ही मिलेगा, और अगर ये तुम्हें न मिले तो ये लेटर जिसे भी मिले वो इसे अंजलि तक पहुंचा दे। नीचे मैंने पता लिखा है उस पर। अंजलि, मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। पर सच कहती हूँ, मुझे इस बात का पता भी नहीं। हाँ, मैंने चोरी छुपे डायरेक्टर यश वर्धन से शादी की और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। कुछ महीनों तक मैं अपने घर पर ही रही और किसी को इस बात की खबर नहीं थी। पर तुम्हारे पापा यश वो एक निहायत ही बंदे इंसान निकले। उन्होंने मुझे एक डॉक्टर से घर पर ही ऑपरेशन कराकर बताया कि मुझे मरा हुआ बच्चा हुआ था, और मैं मान भी गई। क्या पता शायद तुम अगर लड़का होती तो वो सबको बता देते। पर मुझे जब इस बात को प्रीतम सिंह जी और आशिफ ने बताया तो मैं सब समझ गई थी, और मैंने उनसे कहा मैं पुलिस को सब बताऊंगी और तुम्हें लेकर आऊंगी, तो वो डर गया और शायद मुझे मारने का प्लान किया होगा। मैं कुछ नहीं कर सकी तुम्हारे लिए। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी शायद, पर तुम उसे जरूर सजा दिलवाना। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। अंजलि ये सब पढ़कर बेसुध हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या है। हो सकता है कोई और अंजलि हो, पर इसमें मेरे पापा और आशिफ अंकल का भी तो नाम है।
अंजलि बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी अपने आप को, पर उसने हिम्मत की और अगले दिन अपने घर आ गई। उसने वो लेटर अपने पापा प्रीतम सिंह को दिया और फिर उन्होंने पुलिस में फ़ की। चूंकि गुरुदेव सिंह भी उसके साथ थे, तो पुलिस को भी सारी कार्यवाही करनी पड़ी। कोर्ट में यशवर्धन जी को लाया गया और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, पर उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट में उनका कोई हाथ नहीं। शायद मोनिका जी ने अपनी जान खुद ही दे दी, या शायद वो सदमे में आकर सही से नहीं चला पाए। पूरे 6 साल की सजा काटकर यशवर्धन को यह एहसास हुआ कि आखिर लड़कियों को भी जीने का हक होना चाहिए। अंजलि उनकी बेटी है, उनका खून है। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और वो आज बिल्कुल अकेले हो गए थे। एक लड़के की चाहत ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। वो मोनिका को खो चुके थे, पर अब अंजलि को दूर होते नहीं देख सकते थे। और यही सोचते सोचते उनके पैर अब प्रीतम सिंह जी के घर की तरफ मुड़ गए। उन्हें पता ही नहीं चला, फिर प्रीतम सिंह के घर जाकर उन्होंने अंजलि से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे बहुत अफसोस है। हाँ, मुझे बेटे की चाहत थी, पर मुझे पता नहीं था कि बेटियां भी तो कितनी जरूरी है, वो भी कितनी प्यारी होती है। मैं तुमसे आंख भी नहीं मिला सकता था, पर क्या करूं, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए ही मैंने तुमसे गाने गवाए। पर क्या पता था कि वो लेटर भी तुम्हें मिल जाएगा। पर अच्छा ही हुआ, मुझे मेरी करनी की सजा भी मिल गई। जब यश जी अंजलि के पैरों में गिर पड़े, तो प्रीतम सिंह जी के कहने पर और अंजलि का दिल भी पसीज चुका था। यश जी को माफ कर दिया। प्रीतम सिंह का लड़का उन्हें छोड़कर विदेश में सेटल हो गया, पर अंजलि ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। उसने आशिफ की लड़कियों यानी अपनी बहनों की शादी भी धूमधाम से कराई और यश जी यानी अपने पिता के साथ काफी दिल लगाकर काम किया और उनकी म्यूजिक कंपनी को ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर दिया और अपने छोटे से दिल में अपनी मां मोनिका को जगह दी। ऐसी होती है लड़कियां प्यारी, बहुत प्यारी होती है लड़कियां। लड़कियों को बचाए, क्योंकि लड़कियां ही बचाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।